हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बन जाता है उन लोगों के लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं एंड आपको इनर लाइन परमिट के बारे में नहीं पता एंड आप इंटर स्टेट ट्रैवलिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपकी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रैवलिंग की बात करते हैं इंटर स्टेट। तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले वीडियो में क्या है क्या नहीं है या फिर आईएलपी क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जान लें सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने इसलिए इंक्लूड किया था ताकि जो ट्राइबल माइनॉरिटीज़ है इंडिया में उनको प्रोटेक्शन मिले एक्सप्लॉयटेशन से, कोई अदर कम्युनिटीज़ से, यानी कि जो मेजोरिटी है इन माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट ना करे। इसीलिए ये सिक्स शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिक्स शेड्यूल बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इस पर डिटेल में जाएंगे तो अलग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रीफली यहाँ पर लिखा है। एंड सिक्स शेड्यूल जो है ब्रीफली अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब है इट प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशंस एंड ट्राइबल एरियाज। ये ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है एंड इट provides autonomy to the communities through creation of autonomous development councils। बेसिकली ये सिक्स्थ शेड्यूल जो है ये ट्राइबल पीपल को, ट्राइबल पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए है। तो ये चीज़ बहुत याद रखिएगा बिकॉज ये सिक्स्थ शेड्यूल जो है हमारे वीडियो के लिए आईएलपी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वीडियो के कंटेंट में। इस वीडियो में क्या क्या है? पहली बात, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनर लाइन परमिट, फिर पढ़ेंगे इज आईएलपी एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन स्टेट्स, व्हाई इन न्यूज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड आईएलपी एंड सीएए द रीसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्या क्या है वीडियो में आगे देखते हैं। व्हाट इज आईएलपी, पहले ये हमें जानना है। आईएलपी का मतलब अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, इनर लाइन परमिट को ब्रेक करें तो इसका मीनिंग हमें बहुत ही क्लियर होने लगेगा। इनर का मतलब होगा इनसाइड और लाइन और परमिट से समझ में आ रहा है कुछ लाइन है एंड परमिट से परमिशन। तो हाँ, इनर लाइन परमिट का मतलब है आपके या फिर एक कंट्री के अंदर जब आप इंटर स्टेट ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है और उस परमिशन को हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो इनर लाइन परमिट है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इट इज रूटेड टू कॉलोनियल एरा। तो वो क्या है हम इस वीडियो में आगे आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, इनर लाइन परमिट जो है वो एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा आपको टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल, यानी कि कंट्री के अंदर यानी कि इंटर स्टेट जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये परमिशन। और ये परमिशन आपको कौन देंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देंगे और ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करें इनटू अ प्रोटेक्टेड एरिया। इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको आईएलपी की ज़रूरत पड़ती है फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ऐसा नहीं है कि आप आईएलपी को लेकर एक स्टेट में गए और उस स्टेट में जाके आपने घर बसा लिया, वहाँ पर आप रहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप आईएलपी को गवर्नमेंट आपको इशू करेंगे किसी भी ऑफिशियल काम के लिए या टूरिज्म के लिए, और जब आप उधर जाएंगे वहाँ जाने के बाद आपको एक लिमिटेड टाइम जो गवर्नमेंट आपको देंगे उसी तक स्टे करना है एंड देन आपको उस लिमिटेड टाइम के अंदर यू हैव टू रिटर्न बैक। तो यही है आईएलपी का मेन मोटिव। अब आगे जितना पढ़ेंगे हमें इस चीज़ के बारे में और समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, इट्स एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर ऑल इंडियन स्टेट्स अंडर आईएलपी? आपको जब मैंने कहा इंटर स्टेट ट्रैवलिंग तो आपको लग रहा होगा कि आप इंडिया के बहुत सारे स्टेट में ट्रैवल किया है आपने और आपको आईएलपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आईएलपी हर स्टेट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। आईएलपी सिर्फ कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इम्पॉर्टेंट होती है। एंड
जो आईएलपी है वो अगर कहीं स्टेट में आप जा रहे हैं उसमें बॉर्डर एरिया से, प्रोटेक्टेड एरिया से, तब आईएलपी की ज़रूरत होगी, या वरना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है जहाँ पर आईएलपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ये स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। आप लोगों को पता ही होगा लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, एक ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पर कोई सिटीज़ नहीं है, जहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है और एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईएलपी को वहाँ पर लागू किया गया। और ऐसा नहीं है आपको लक्षद्वीप का आईएलपी मिल जाएगा, लक्षद्वीप का आईएलपी मिलने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है लोग वहाँ के नहीं चाहते कि कोई भी आके उनके एरिया को, उनके एनवायरनमेंट को ख़राब करे, बहुत प्रोटेक्टेड है अपने आइलैंड को लेकर, तो इसीलिए वहाँ पर आईएलपी लागू किया गया है। और बाकी जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो आईएलपी रिजीम के अंदर आते हैं जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। ये मणिपुर जो है, मणिपुर बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम आगे देखेंगे, बट प्लीज़ रिमेंबर मणिपुर जो है बहुत रिसेंटली ऐड किया गया है। और इसको ऐड जब किया गया, बहुत रिवोल्ट करने के बाद इसको ऐड किया गया है। जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने रिवोल्ट किया है, इसमें 6 मिनिस्टर्स के घर भी जला दिए गए हैं, फिर 8 सिविलियंस की मौत भी हुई है इस रिवोल्ट में, इस राइट में। तो इसीलिए बाद में जो हमारे होम मिनिस्टर है रिसेंटली वो मणिपुर में आए और उन्होंने ये कहा जाता है एज ए गिफ्ट मणिपुर को आईएलपी दिया, एंड नाउ मणिपुर ऑल्सो कम्स अंडर द आईएलपी रिजीम। सो नाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ 4 स्टेट्स अंडर आईएलपी रिजीम। ठीक है, अभी ये वीडियो हम देखेंगे मणिपुर के रिवॉल्ट्स का, कुछ एक क्लिप देख लेते हैं, कैसे स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इस क्लिप में हम देख सकते हैं। तो ये जो है आईएलपी वो मणिपुर में आया था। इट केम इन टू इफेक्ट इन दी स्टेट ऑन जनवरी 1, 2020। जब इतना रिवॉल्ट हुआ, इतना रायट हुआ, तो खुद होम मिनिस्टर आए और उन्होंने आईएलपी एज अ गिफ्ट दिया। कब? ऑन 1 जनवरी 2020 टू मणिपुर, एंड नाउ मणिपुर बिकेम द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आफ्टर नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश टू कम अंडर द आईएलपी रीजन, जो हमने पहले स्लाइड में देखा है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मैप में हम लोग देखेंगे 1 by 1 कौन से स्टेट्स आते हैं आईएलपी रिजिम के अंदर। पहले ये जो ब्लू कलर स्टेट्स है, जो जिनको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये सारे कंप्लीटली आईएलपी रिजिम के अंदर आते हैं। जब मैं कहती हूँ कंप्लीटली, इसका मतलब 100% आते हैं, और इसीलिए ये चारों को प्रिसाइसली हम कहते हैं आईएलपी स्टेट्स है जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर जो है वो अभी न्यूली इंक्लूड हुआ है, जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 2020 को। और जो डिमापुर है वो भी मणिपुर के साथ ही, भले ही डिमापुर नागालैंड का पार्ट है, बट उसको भी मणिपुर के साथ ही आईएलपी के अंडर लाया गया था। तो ये ब्लू कलर जितने भी हैं ये सारे स्टेट्स आईएलपी में कंप्लीटली आते हैं 100%। बट जब हम असम की बात करेंगे तो असम में कम्प्लीटली आईएलपी नहीं है। सिर्फ कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो 6 शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है, जिनको उनके अंदर ही आईएलपी है। मतलब जो कार्बी आंगलोंग है, दामा हसाओ है और बोडोलैंड है, ये तीनों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और इन तीनों में 6 शेड्यूल है और इन तीनों में आईएलपी भी लागू होता है। फिर मेघालय का जो शिलोंग एरिया है, मेघालय का शिलोंग एरिया में भी सिर्फ आईएलपी रिजीम है, सिर्फ और सिर्फ शिलोंग के कुछ पार्ट्स में। फिर त्रिपुरा में 70%, ये याद रखिएगा, त्रिपुरा में 70% ही आईएलपी है, बाकी 30% में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 70% में त्रिपुरा में 70% ही जगह पर जाने के लिए आपको आईएलपी की ज़रूरत है। इसीलिए हमने जो 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें त्रिपुरा को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसमें सिर्फ 70% है। तो ये पूरा मैप एनालिसिस था हम लोग का आईएलपी का। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वाई न्यूज़, अब ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ पे है?
आईएलपी है, बट क्यों? आईएलपी जो है वो न्यूज़ में आए दिन आता रहता है। इस बार जो 3 दिन पहले वो न्यूज़ में आया वो इसलिए आया क्योंकि जो लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आईएलपी, जो लद्दाख में भी आईएलपी था बट अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया है, लद्दाख की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने आईएलपी को स्क्रैप्ड कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है आईएलपी के होने से वहाँ के टूरिस्ट को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है उनके लिए वो जो प्रोटेक्टेड एरिया में आईएलपी था वो हटा दिया गया है और अभी आप आराम से जाके लद्दाख घूम के आ सकते हैं। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लद्दाख जाने के लिए वैसे तो आपको बहुत खर्चा है, लेकिन 400 रुपीज़ आप अपने पॉकेट में ज़रूर रखिएगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 300 है वो आपको गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट फ़ी देनी होगी और जो 100 है वो आपको रेड क्रॉस देनी होगी। इससे क्या होगा, जो टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे वो हमारे लद्दाख के इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड एवरी स्टेट जो है उनके इकोनॉमी का बूस्ट होना, यानी कि हमारी इंडिया के इकोनॉमी का बूस्ट होना है। तो जब आप लद्दाख में अगर आप प्लान बना रहे हैं लॉकडाउन के बाद जाने के लिए तो आप पूरी तरह जा सकते हैं। अब आपको आईएलपी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास 400 रुपया होना चाहिए। 300 आपको गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट फ़ी देनी होगी एंड 100 आपको रेड क्रॉस के लिए देना होगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, ये जो स्लाइड्स है, ये जो कुछ मैंने पिक्चर्स लगाए हैं इनसे बहुत क्लियर होता है। जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल है, जो कॉलोनियल पावर है, वो हमारे इंडियंस को कैसे डरा रहे हैं। एंड जो सेकंड है वो असम के टी प्लांटेशन है। तो जो आईएलपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी कुछ कॉलोनियल एरा से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने कहा इसका रूट कॉलोनियल एरा में है। ये क्लिप पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे आसाम के टी प्लांटेशन एंड ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर टी प्लांटेशन में ब्रिटिश ऑफिशियल्स काम करा रहे हैं हमारे आसाम टी प्लांटर्स को। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर लाइन परमिट है वो कॉलोनियल एरा से आता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। यहाँ पर जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 है वो क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसको इसीलिए इम्प्लीमेंट किया क्योंकि जो टी प्लांटेशन से या फिर कोई और प्लांटेशन जब ब्रिटिश ऑफिशियल नॉर्थ ईस्ट में कर रहे थे तो वो देख रहे थे उनसे उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था, तो ये चाहते थे ये प्लांटेशन वो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या हो रहा था कि जो इंडियन, जो नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स हैं उनका रहन सहन में, लाइवलीहुड में इफेक्ट हो रहा था और वो लोग आके उस प्लांटेशन की जगह रहने लग रहे थे। वो देखने आते थे फिर उधर रहने लगते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ एरियाज हम बोलेंगे ये एरियाज रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है जहां हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ये असम के अंदर उन्होंने कहा, और कहा कि यहाँ पर किसी का एंट्री या किसी का स्टे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, यानी कि कॉलोनियल पावर उनके खुद के द्वारा, ये उन्होंने कहा। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तब के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इनर लाइन डिफाइन कर दिया और उन्होंने कहा ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो है या फिर कोई फॉरेन रेसिडेंट्स है वो उसको पास नहीं कर सकते विदाउट ए लाइसेंस। और उस लाइसेंस को बाद में हमने नाम दे दिया आईएलपी। और ये रेगुलेशन कौन से स्टेट में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड में। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने वाली है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये जो BEFR को एम्पावर करके ये एक इनर लाइन का कॉन्सेप्ट दिया, वो उन्होंने इसीलिए दिया ताकि जो ट्राइबल्स है, उनके माइनॉरिटी है वैसे ही वो लोग, तो उनके लाइवलीहुड को इफेक्ट ना हो। बट जो इंडियन क्रिटिक्स है जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग इसको कुछ इस तरह एनालाइज करते हैं कि जो हमारा असम का प्लेन एरियाज है वहाँ से प्लांटेशन बहुत अच्छे से होता है, वहाँ से बहुत प्रॉफिट भी मिलता है। अब ब्रिटिश कॉलोनियल्स जानते हैं ट्राइबल कितने पावरफुल होते हैं और कितने फ्यूरियस होते हैं, तो वो चाहते थे कि ट्राइबल्स से बना के रखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने के लिए। तो उन्होंने कहा ट्राइबल्स को कि हम तुम्हारे एरिया में, यानी कि
असम में अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड में हम एंटर नहीं करेंगे। तुम लोग भी हमारे एरिया में एंटर नहीं करोगे। हमारा एरिया कौन सा? असम में एंटर नहीं करोगे और असम में आके स्टे नहीं करोगे। अगर तुम लोग आओगे कुछ काम के लिए तो तुम लोग को लाइसेंस लेके आना होगा और वो लाइसेंस से काम करके जाना होगा। और सिमिलरली हमारे साइड से होगा, हम तुम्हारे एरियाज में नहीं जाएंगे और हम तुम्हारे एरियाज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ट्राइबल्स को कहा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के। अब इसको, जैसे कि मैंने कहा, इंडियन क्रिटिक्स ऐसे देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड का, वो हिली एरियाज है, वहाँ पर प्लांटेशन इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि हमें उन एरियाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम असम को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर देंगे बिना किसी इंटरफेरेंस के। हम असम के प्लेन एरियाज में प्लांटेशन करके उनको एक्सप्लॉइट कर देंगे, किसी को एंटर भी नहीं करने देंगे इस लागू के तहत। और हमें तो उनके एरिया की ज़रूरत नहीं है तो हम भी एंटर नहीं करेंगे और हमेशा दिखाएंगे कि हम उनके साथ अच्छा संबंध बना के रख रहे हैं और हम उनको टॉर्चर या फिर उनको किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये बेसिक मोटिव था उनका, ये इंडियन क्रिटिक्स कहते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? ILP एंड CAA। हमने देख लिया सारे टॉपिक्स, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख लिया। अब जो ILP एंड CAA का रिलेशन भी देखेंगे। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो जब लागू हुआ तो उससे एक डर बैठ गया ट्राइबल्स के अंदर। ट्राइबल नहीं, पूरा इंडिया में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एक डर बैठ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का, ये बाकी सारी चीज़ों का। जिन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नहीं पता, मैं उनको ब्रीफली बता दूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो एक्ट है जिसके तहत हमारे नाइबरिंग कंट्रीज से जो भी हमारे माइनॉरिटीज़, जो इंडियन माइनॉरिटीज़ हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ में है, उनको हम इंडिया में घर वापस लाएंगे, ये हमारे गवर्नमेंट ने कहा। अब उनको यहाँ लाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, फूड स्केर्सिटी होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। और वैसे ही ट्राइबल्स लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है और ट्राइबल्स जो है वो वैसे ही माइनॉरिटी है। तो उन्होंने कहा हमें जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे फोर फादर्स देकर गए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स देकर गए। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ों से, तो इसको यूज़ करके आपको भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें हार्म नहीं पहुंचाना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। ये उन्होंने सेंटर से अपील की। बहुत रिवॉल्ट हुआ, राइट्स हुआ। इन सारी चीज़ों के बाद सेंटर ने डिक्लेयर किया कि ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो एक्सटेंड नहीं होगा इनर लाइन परमिट एरिया में। यानी कि जो भी एरियाज इनर लाइन परमिट के अंदर है नॉर्थ ईस्ट में, उन सारे एरियाज को हम एक्सेप्ट करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ है 6th शेड्यूल, जो कि मैंने वीडियो के सबसे पहले यूज़ किया था, उस शेड्यूल की वजह से, जहाँ पर ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही थी। तो इसको यूज़ करके हमने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इनर लाइन परमिट एरियाज थे उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से बचा लिया। तो ये मेन मोटिव था। और इसी चीज़ से रिवॉल्व करते हुए जो मणिपुर है, उन्होंने कहा कि अगर बाकी ट्राइबल एरियाज को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं, हमें भी ILP चाहिए, हमें भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मुक्ति चाहिए। तो फिर ये सोचते हुए होम मिनिस्टर ने भी सोचा ये उनके साथ नाइंसाफी है एंड उसको रिमूव कर दिया गया। ये पूरा वीडियो का हमारा टॉपिक था ILP। और अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है 6th शेड्यूल के अंदर, यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि 6th शेड्यूल कौन से स्टेट्स को या फिर डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। असम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग, दिमा हासाओ और बोडोलैंड, ये भी 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। और जो असम, मेघालय एंड त्रिपुरा के कुछ एरियाज भी 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, ये यहाँ पर हमने बताया। तो यही था। अगर आपको समझ में आया कि 6th शेड्यूल क्या है, CAA क्या है, थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बट बहुत इंपॉर्टेंटली अगर आपको इनर लाइन परमिट समझ में आया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया और क्यों अभी न्यूज़ में है, ये सारी चीज़ें समझ में आया, तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।